हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का जो है प्रॉब्लम्स। आज इसका प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। अब तक हमने दो थ्योरम स्टेबिलिटी और अनस्टेबल का दो थ्योरम ने प्रूव कराया है, चैनल पे हमारे अपलोड है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसी थ्योरम के बेस पे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ये आपको पता है कि स्टेबिलिटी और स्टेबल जो चैप्टर्स है ये बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में बहुत बार मैकेनिक्स बुक में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स हमने एक लिख लिया है। देखिए, ए हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ ए इक्वल रेडियस। मतलब कोई स्फीयर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है जिसका रेडियस दोनों का इक्वल है, सो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व एंड स्टेबल। मतलब इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है when the flat surface on the hemisphere rest on the surface when the curved surface of the hemisphere rest on the sphere। कहने का मतलब यह है कि एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया। बेस स्फीयर है जैसे कि हमने फिगर में दिखा दिया है, ये स्फीयर है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया गया है। एक बार हेमिस्फीयर को कर्व सरफेस के कारण रखा गया, एक बार फ्लैट सरफेस के कारण, मतलब इसी को फ्लैट के रखा गया। उसके बाद बता रहा है क्या यह किस कंडीशन में स्टेबल है कि किस कंडीशन में अनस्टेबल है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको स्टेबल और अनस्टेबल का कंडीशन आपको इस थ्योरम ने प्रूव कराया था। एक बार फिर से समझेंगे। 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। ठीक है, ये स्टेबल का कंडीशन है। ये जो है स्टेबल का कंडीशन है 1/h लेस 1/r प्लस 1/R। ये जो है अनस्टेबल का कंडीशन। क्या है? अनस्टेबल का कंडीशन है। मतलब h की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर होगा तो स्टेबल, लेस होगा तो अनस्टेबल। ये कब के लिए है? जब किसी कर्व सरफेस के ऊपर कोई फ्लैट सरफेस रखा हो सकता है फ्लैट सरफेस होता हो भी कर्व सरफेस हो, तो ऊपर रखा हो, बाय कांटेक्ट हो, तो उस कंडीशन पे 1/h ग्रेटर और इक्वल 1/r। 1/r जो है 1/r जो है ऊपर वाले सरफेस का जो रेडियस होगा, और 1/R जो है नीचे वाले सरफेस का, नीचे वाले जो बॉडी का उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये है 1/, इसी का उल्टा जो है 1/h लेस 1/R प्लस 1/R। ये है अनस्टेबल कंडीशन का है, ये भी सेम वही है। तो आपको क्लियर हो गया है स्टेबल और अनस्टेबल के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो यही फार्मूले से हम दिखाएंगे। अगर ये फॉलो करता है तो स्टेबल, ये फॉलो करता है तो अनस्टेबल। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस कंडीशन की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पहली बात तो ये चीज पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर बॉडी का सबसे पहले जब तक ये नहीं पता होगा तब तक ये हम कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बॉडी का क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही होता है, और हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए O1g, ये ऊपर से सेंटर से ये O1g, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है। O1g ये होता है 3a/8। ए क्या है? रेडियस है। इसमें क्वेश्चन में कहा था इक्वल रेडियस, तो हमने मान लिया नीचे वाला जो सरफेस है इसका रेडियस स्मॉल ए है, ऊपर वाले सरफेस का भी रेडियस स्मॉल ए है। ठीक है, तो O1g = 3a/8। तो इसका मतलब यह है हमें ONG, ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस है, हमें निकालना है। कांटेक्ट पॉइंट से जो होती है वही हाइट बताता है। कांटेक्ट पॉइंट से जो सरफेस की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसी को हाइट हम h डिनोट करते हैं। ये आपकी यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू है ये h है। तो इसका मतलब ये है हमें और निकालना है CG। तो CG = हो जाएगा O1c माइनस O1g। तो पूरा जो है इसका रेडियस स्मॉल ए है, तो माइनस, और यहाँ स्मॉल ए है माइनस, इसकी वैल्यू आपने निकाला ये 3a/8। तो कितना हो जाएगा? CG = हो जाएगा 8 - 8a
-3a अपान 8, ये हो जाएगा 5 3 ले सकते 8 में से 3 ले सकते 5/8a। ठीक है, तो CG जो हमारा हो गया 5/8a, ये हो गया। इसी को हम क्या कह देंगे, H = कह देंगे 5/8a। इसी को अगर 1/h कहें, पलट के कहें, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा 8a अपान 5, 8a नीचे मतलब 8a अपान ये 5 नीचे चला जाएगा 5a, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका h की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस। स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में क्या होता है, we know that 1/h = 1/r + 1/R। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ग्रेटर पे स्टेबल होगा, लेस पे अनस्टेबल होगा, इक्वल पे भी अनस्टेबल होगा, लेकिन पहले हमने ऐसे लिख लिया। अभी बाद देखते क्या आता है। तो 1/h 1 देखिए स्मॉल r जो है अपर सरफेस का रेडियस है, ये a हो गया, और कैपिटल R भी अपर लोअर सरफेस का रेडियस है, ये a हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1/h = 2/a आ गया। देखो भैया यहाँ 1/h = 2/a है। अगर हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/h = 5 से करेंगे 5 × 2 = 10/5a, 10/5a। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर आ रही है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ नीचे लिखते हैं, तो ये इस कंडीशन में अगर हम लाके देखिए 1/h की वैल्यू क्या हो गई, 8/5a, और इस पूरे की वैल्यू आपने क्या निकाला है, 10/5a। इसका मतलब ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको हम सिंबल दे देंगे यो। इसका मतलब क्या है, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि 1/h लेस 1/r प्लस 1/R, ये लॉ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो होगी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। बॉडी जो होगी अनस्टेबल होगी। यहाँ लिख देंगे, सो गिवन कंडीशन इज अनस्टेबल। ठीक है भैया, ये बॉडी जो है, ये कंडीशंस जो है अनस्टेबल होगा, क्योंकि देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है 1/h लेस 1/r प्लस R। ठीक, तो अनस्टेबल हो गया। अब इसी का अपोजिट अब ये जो दिया हुआ है नेक्स्ट कंडीशन में, केस नंबर 2, इसमें 2 केस राइज किया था, एक फ्लैट सरफेस रखा था, एक कर्व सरफेस रखा था। तो कर्व सरफेस आपका ये स्फीयर के ऊपर ये हो गया, फ्लैट सरफेस मतलब ये इसी को पलट के रखा गया। तो इसके लिए फिगर हम अलग से बनाते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, समझ लिया, ऐसे कुछ है। तो इसमें ये रेडियस वाई होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, यहाँ पे CG, ये O तो यही रहेगा, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और इसके बीच की डिस्टेंस जो होगा H जो होगा, आपकी बार H यही हो जाएगा, CG। अब यहाँ पे C लिख दिया गया, तभी से नहीं लिखेंगे, केवल G लिख देंगे। तो CG = ये हो जाएगा 8a/3, 8a/3, 3a/3 है, 3a/8 है। ठीक है, अभी मैं लिखा था, हमने रेस कर लिया। CG =
C से G इक्वल टू 3/8 है, इसी को हम क्या मानते हैं, H इक्वल टू मान लेंगे 3A/8। ठीक है, तो फ्लैट देंगे 1/h तो क्या हो जाएगा 8/3A, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंडीशन लिखेंगे। वी नो दैट 1/h इक्वल टू 1/r प्लस 1/R। ये अनस्टेबल का कंडीशन है, अगर ग्रेटर होगा तो स्टेबल होगा, लेस होगा तो अनस्टेबल होगा, इक्वल भी होगा तो भी अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए वो इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/h। और देखिएगा जब फ्लैट सरफेस, किसी भी बॉडी में जो कर्व सरफेस के ऊपर जो फ्लैट सरफेस रखे जाते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो इस क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, और चाहे वो सर्कल का डिस्क हो, इस सबको अगर रखते हैं जो फ्लैट सरफेस के अंदर आता है, तो ये फ्लैट सरफेस है कि इस फ्लैट सरफेस का रेडियस 0 होता है और इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ कोई रेडियस ही नहीं फॉर्म होता है। इसका मतलब है, ये अगर सरफेस कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरह से आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये कर्व सरफेस के ऊपर ये जो रखा गया है, तो अब इसका जो है कोई रेडियस नहीं होता, ये इनफाइनाइट रेडियस है, इसका कोई रेडियस नहीं, इसका रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो भी रखा गया है इसका कोई रेडियस नहीं होगा, अगर रेडियस होगा तो इनफाइनाइट पे होगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल r को इनफाइनाइट मान लेते हैं, और कैपिटल R जो नीचे वाले बॉडी का रेडियस है, इसको स्मॉल a है ही ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा 1/h इक्वल टू इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, खत्म, केवल बचेगा 1/a। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 1/h है, नीचे 3 है, अब ऊपर नीचे 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेगा इसी में, तो 3/3, तो 1/h इक्वल टू 3/3a। अब यही बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखिए ये इसकी वैल्यू जो है, अब यहाँ पे वैल्यू ला के रख दें हम, तो ये 1/h की वैल्यू क्या है 8/3a, और इसकी पूरे की वैल्यू आपने निकाला है 3/3a। अब ये ग्रेटर देन हो गया ना, मतलब ये सिंबल इधर की ओर हो गया, तो इसका मतलब है कि बॉडी अनस्टेबल में है। तो यहाँ लिख देंगे, इसको हटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। सो 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। Hence given condition is stable। ठीक भैया, क्वेश्चन बहुत आसान था, तो ये स्टेबल कंडीशन हो गया। तो मतलब दो तरीके से पूछा हुआ था, हेमिस्फीयर को एक बार कर्व सरफेस के कारण रखा गया, फ्लैट सरफेस के कारण रखा गया। जब कर्व सरफेस पे रखा जाएगा सेम स्फीयर की अनस्टेबल आएगा, और फ्लैट सरफेस से रखा जाएगा तो स्टेबल होगा। प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं तो भी स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन दिखेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसी ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, ए हैवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंस ऑन द हाइट। ये हैवी यूनिफॉर्म क्यूब है जो बैलेंस है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर whose रेडियस इज स्मॉल r if the sphere is rough enough to sliding and if the slide of the cube be pi r by 2 so that the cube rock through the right angle without falling। कहने का मतलब ये है कि एक कोई सॉलिड आपका क्यूब स्फीयर है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए स्फीयर है नीचे, इसके ऊपर कोई क्यूब रखा है, तो दिखने में क्यूबॉइड लग रहा है, बट हम समझ लेते हैं इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स में इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से ये बैलेंस है, स्टेबल है कि इधर और इधर दोनों ऐसे स्लाइडिंग कर रहा है, विदाउट स्लाइडिंग कहा, वैसे स्लाइड कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग, ये स्टेबल में है।
तो इसका मतलब ये है कि ये दिखा हुआ है, ये पॉइंट बी जो है क्यू पे टच कर रहा है, पॉइंट ए पी पे टच कर रहा है, पी और क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, और इस बॉडी जो है पूरी की पूरी स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल का कंडीशन आपको पता है कि 1/h ग्रेटर 1/r प्लस 1/R। कब के लिए है? जब दोनों बॉडी आउटर सरफेस पे कांटेक्ट करते हैं और इसके बाद वहां पे स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन फाइंड की जाती है। तो सबसे पहली बात ये है, देखिए क्यूब जो ऊपर रखा हुआ है, क्यूब का साइड जो दिया है, क्यूब के साइड इक्वल होते हैं ए बी बी सी सी डी, मतलब जितने साइड है। ये देखने में आपको 2D दिख रहा है क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड जो बोर्ड है ये भी आपका 2D पिक्चर है, इसलिए आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है या कह सकते हैं स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये रियल में क्या है? क्यूब है। ठीक है, ये देखने में सर्कल दिख रहा है लेकिन रियल में ये स्फीयर है, तो इतना इमेजिनेशन कर लीजिएगा। तो ए बी इक्वल टू साइड जो है क्यूब की साइड ए बी इक्वल टू दे रखा था, कितना दिया था? पाई आर बाई 2। हाँ, बात ये होती है कि क्यूब या क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो क्यूब और क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मान लीजिए इसका डायगोनल ऐसे मिला देते हैं, जहां पे कटेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके और इसके मिड पॉइंट का, मतलब साइड ए बी या AC या AD के मिड पॉइंट जो होता है वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे G मान लेते हैं, तो G और G से C, ये कांटेक्ट पॉइंट C1 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इसके साइड का हाफ होगा। कहने का मतलब साइड है पाई आर बाई 2, तो इसका हाफ हो जाएगा पाई आर बाई 4, इसी को h इक्वल टू मान लिया गया क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस को h ही माना गया है। ठीक है, तो h इक्वल टू पाई आर बाई 4, तो AB इक्वल टू पाई आर बाई 4, तो GC1 इक्वल टू पाई आर बाई 4, ये हो गया। इसी को हम क्या कह लेंगे? H कह देंगे। ठीक है भैया, अब इसके बाद लिखेंगे we know that stable and unstable condition, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में क्या होता है? 1/h इक्वल टू 1/r प्लस 1/R। तो h की वैल्यू तो भैया क्या दिख रहा है? h की वैल्यू भी ऐसे यहाँ पे इसको पलट देंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/h इक्वल टू हो जाएगा 4/πr। इसको ऐसे रखे रहेंगे, भी आगे देखते हैं। तो 1/h और 1/r, ध्यान दीजिए स्मॉल r जो होता है ऊपर कर्व सरफेस का रेडियस होता है, और कैपिटल R जो होगा नीचे वाले बॉडी का कर्व सरफेस एरिया रेडियस होता है। तो कहने का मतलब ये है नीचे वाला स्फीयर है, ऊपर वाला क्यूब है। नीचे वाला स्फीयर है, ऊपर वाला क्यूब है, तो स्फीयर का रेडियस तो स्मॉल r है, लेकिन क्यूब का कोई रेडियस नहीं होता है, इसलिए उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, और ये 1/r की स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। ठीक है भैया, ये हो गया 1/h इक्वल टू 1/r। अब देखिए r है, दोनों साइड में ऊपर नीचे हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि पाई नीचे है, तो पाई और ये हो गया पाई, तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई क्या हो जाएगा? पाई बाई पाई r। ठीक है भैया, ये हो गया। इसका मतलब ये है अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो भी देखेंगे कि h की वैल्यू जो है अब ये वैल्यू आई है इसकी 1/h, ये 1/h, ये इस पूरे की वैल्यू आ गई है, इस पूरे की वैल्यू। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 1/h की वैल्यू आपने ये निकाला था 4/πr, और इस पूरे की वैल्यू आपने निकाला है पाई/r। अब आप बता सकते हैं कि ये ग्रेटर होगा ना, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन क्या होगा? सो
1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R। ये फॉलो हो गया। हेंस गिवन बॉडी स्टेबल, गिवन बॉडी या कंडीशन बॉडी इज स्टेबल। ठीक है भैया, ये स्टेबल हो गया। कंडीशन आपको दिखाना था पहले स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो ये हमारा स्टेबल हो गया, मतलब स्फीयर के ऊपर क्यूब रखा गया है जो कि स्टेबल है। अब एक कंडीशन और प्रूव करना है कि जब स्टेबल है तो ये टचिंग पॉइंट यहाँ क्यू बी क्यू पे टच कर रहा है, ए पी पे कर रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल पी ओ क्यू, ये आपका राइट एंगल होगा। ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए भी करते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, सोल्यूशन आपका यहीं से है। ठीक है, ये आप नोट करिएगा। इसके बाद आगे अब भैया देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं सी बी सी तो कांटेक्ट पे है, ये बी क्यू पे टच कर रहा है, बी जो है क्यू पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये है सी वन बी इक्वल टू C1 क्यू, आर की इक्वल होगा। C1 बी इक्वल टू आर के C1 क्यू, क्योंकि जो ये डिस्टेंस इसकी होगी आर की, वही डिस्टेंस इसकी लेंथ की होगी, तो इक्वल होगा। तो बट ये CB क्या है, ये साइड, ये क्यूब के साइड का हाफ है, क्योंकि मतलब ये पूरा जो है मिड पॉइंट से टच कर रहा है तो हाफ है। इसका मतलब ये है CB, वैसे पूरे साइड के लेंथ कितना दिया, πr/2 दिया था, तो ये हो जाएगा πr/4 हो गया। और CQ भैया होता है आर्क है, आर इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल आपको ने थीटा बनाया है, रेडियस आर है किसका, इस स्फीयर का रेडियस आर है और थीटा ये एंगल, राइट। आर से आर कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आ गया। सिमिलरली देखो भैया, थीटा आपका थीटा ये था, ये आपका π/4 आएगा। सिमिलरली अगर इस साइड में आते हैं AC1 PC1, तो इसका भी आपको थीटा ही होगा और इस थीटा की वैल्यू भी वही होगी। तो यहां लिखेंगे बट एंगल POC1 इक्वल टू C1 एंगल C1 OQ, दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाला, π/4 निकाला है। तो एंगल POQ इक्वल टू एंगल POC1 प्लस एंगल C1 OQ। तो ये हमारा हो गया, कितना आ गया, π/4 प्लस π/4। तो कितना हो जाएगा भैया, ऐड कर लेंगे तो 2π, एलसीएम सेम है तो 2π/4, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो एंगल POQ इक्वल टू π/2। ठीक है भैया, यही हमें प्रूव करना था, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे स्टेबल अनस्टेबल चैप्टर के, तो उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे और कराए जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो तुरंत कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।